हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, हम लोग हमारे आज के इस 22 दिसंबर 2024 के हरियाणा करंट अफेयर वीडियो की शुरुआत करते हैं। वैसे आज 22 दिसंबर जो है ना, तो 22 दिसंबर को साल का सबसे छोटा दिन है। कैसे सर? इसका मतलब ये हमारे लिए सबसे छोटा है। ये पूरी पृथ्वी हुई और इसके ऊपर ये हुआ इक्वेटर हुआ, और इक्वेटर के 23.5 डिग्री ऊपर जो है ना एक लाइन पड़ती है, कर्क रेखा जिसको कहते हैं हम लोग। और कर्क रेखा के ऊपर सूरज चमकता है कब? कर्क रेखा के ऊपर सूरज चमकता है 21 तारीख को। कौन सी? 21 जून को सूरज चमकता है इस पे। और यहाँ पे लाइन है मकर रेखा। मकर रेखा पे सूरज आता है 22 दिसंबर को आता है। तो हमारे लिए एक्चुअली सबसे छोटा दिन है आज का 22 दिसंबर को हमारे लिए। मतलब हमारा जो भारत है वो तो यहाँ पड़ता है ना आपका। ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे लंबा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पे है। मतलब कई बार ये सवाल आता है ना, कौन से देश में क्रिसमस गर्मियों में मनाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट करते हैं ये। और दिन और रात बराबर कब होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं आपके एक तो 21 मार्च को बराबर होते हैं और एक 23 सितंबर को होते हैं। ठीक है, चलिए खैर आगे जाते हैं। और कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका ठीक जवाब क्या होगा कि हाल ही में निगोल चकोबा ये त्योहार है, ये कौन से राज्य में मनाया गया है? तो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का जो है ना बिल्कुल ठीक रहेगा। अच्छा, मणिपुर के अंदर आपको एक त्यौहार तो ये तो चलो याद रखना ही है, लेकिन मणिपुर की एक ईस्ट इम्फाल नाम की जगह है। ईस्ट इम्फाल, ईस्ट इम्फाल, ईस्ट इम्फाल के अंदर आपने शायद नाम सुना होगा। किसका? आपने ईस्ट इम्फाल के अंदर नाम सुना होगा मीराबाई चानू का। ठीक है ना। तो मीराबाई चानू कहाँ की है? तो मीराबाई चानू जो है ना ईस्ट इम्फाल की ही रहने वाली है, जो कि 2020 का जो ओलंपिक था, हालांकि वो 21 में हुआ था टोक्यो ओलंपिक, उसमें इन्होंने मेडल जीता था। आपको अगर याद हो तो सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग के अंदर। अभी नागालैंड में भी एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हुआ था, और जापान उसका इस बार आधिकारिक रूप से पार्टनर था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल। अच्छा, एक ना पक्के पागा हॉर्नबिल बर्ड का नाम है, वो अरुणाचल प्रदेश का है। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग, दोनों थोड़े अलग अलग हैं ये। ठीक है। अच्छा, नागालैंड की कैपिटल क्या है? नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। कोहिमा। कोहिमा भारत की सबसे पूर्वी राजधानी है। मतलब आप अगर मुझसे पूछो कि भारत के सबसे पूर्वी छोर पे, एकदम पूर्वी छोर पे कौन सी जगह है, तो वो अलग है। वो अरुणाचल प्रदेश की एक जगह है जिसका नाम है किबिथु। किबिथु वो सबसे पूर्वी छोर है। मतलब भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है किबिथु में होता है। लेकिन पूर्वी राजधानी आप मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा कोहिमा, कहूंगा आपको मैं। ठीक है ना, कोहिमा। और अच्छा, यहाँ पे सूर्योदय सबसे पहले होता है, तो सबसे लास्ट में छिपेगा कहाँ पे सूरज? तो वो गुहार मोती में छिपेगा। गुहार मोती। और गुहार मोती कहाँ पे? गुहार मोती पड़ता है गुजरात के अंदर पड़ता है। तो ये सबसे पश्चिमी पॉइंट हो जाएगा हमारा। ठीक है। इन दोनों के बीच में पता कितना डिफरेंस है? 29 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है ना वो किसके बराबर होता है? 4 मिनट के बराबर है। तो 29 गुणा में 4 करोगे तो आप लोग कितना होगा? 9 चौके 36, 6 और 1 116 मिनट हो जाएंगे ये। 116 मिनट का मतलब लगभग 2 घंटे मान लो आप लोग। भाई यहाँ पे केबितु पे अगर सूरज सुबह 6 बजे उगता है ना, तो यहाँ पे सूरज कितने बजे उगेगा? फिर आपका 8 बजे उगेगा। यहाँ पे लेट छिपेगा, फिर आपका मान लेते हैं 7 बजे यहाँ पे सूर्यास्त होता है, तो यहाँ पे 5 बजे ही हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं ना पूर्वी भारत में अंधेरा जल्दी हो जाता है, उजाला पहले हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है। और सबसे नॉर्थन पॉइंट कौन सा है हमारा? ये तो चलो पूर्वी पश्चिमी हो गए। नॉर्दर्न पॉइंट है इंदिरा कोल। और सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है? मेन लैंड पे तो कन्याकुमारी है, लेकिन वैसे है इंदिरा पॉइंट या पिग मिलियन पॉइंट कहते हैं उसको, हालांकि वो डूब चुका है फिलहाल के लिए भी। खैर, हाल ही में हरियाणा सरकार ने कितनी फसलों को एमएसपी पे खरीद करने की गारंटी दी है? एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब जितनी लागत होती है उसका 1.5 गुना जो है ना वो किसानों को देना होता है। ये एमएसपी होता है आपका। तो एमएसपी जो है उस पर कितनी फसलों की खरीद की गारंटी दी है? ये 24 फसलों पे गारंटी दी है सरकार ने। पहले 14 फसलें जो है ना सरकार अभी वर्तमान में खरीद रही है। 10 और फसलों की एमएसपी पे खरीदेंगे। हालांकि घोषणा चुनाव के टाइम पे ही कर दी थी, लेकिन अभी इसका फाइनल हो गया है। हरियाणा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का नाम है डॉक्टर राजा शेखर है। डॉक्टर राजा शेखर वुंड्रू 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद के लिए अधिसूचना अभी रिसेंटली जारी कर दी है, जिनमें से नई फसलें जो है शामिल, जैसे रागी है, सोयाबीन है, इसके अलावा नाइजर सीड है, कुसुम है, जो मक्का, जवार, जवार है, एक जूट है, खोपरा है, इसके अलावा जो आपका है वो ग्रीष्म मूंग है, धान है, बाजरा है, और खरीफ मूंग है, उड़द की दाल भी है इसके अंदर, अरहर, तिल, कपास, मूंगफली, गेहूं, सरसों, चना, मैसूर, सूरजमुखी, गन्ना, ये सभी शामिल है इसके अंदर।
और केंद्र सरकार की ओर से भारतीय खाद्य निगम और भारतीय कपास निगम, भारतीय जूट निगम, केंद्रीय भंडारण निगम, ये सभी डिपार्टमेंट जो है ना इसकी इन अलग अलग फसलों की खरीद करता है। हालांकि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ भी फसलों की खरीद करता है। एक और अपडेट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड हरियाणा का। जैसे क्या होता है कि आजकल लोग ना जमीन पट्टे पे देते हैं, ठेके पे देते हैं। मान लो आप ठेका व्यवस्था जल्दी समझते हो। ठेके पे देने का मतलब क्या है कि जो छोटे किसान होते हैं उनके पास में अगर खुद की जमीन कम है तो वो जमीन बड़े किसानों की जमीन ठेके पे ले लेते हैं। बड़े किसान इन द सेंस किसी के पास में मान लेते हैं कि 50 एकड़ जमीन है, तो 50 एकड़ उस अकेले पर्सन के लिए जमीन बोना थोड़ा सा मुश्किल कार्य हो जाता है। तो वो 1 साल के लिए ठेके पे लेते हैं। 1 साल पे मतलब वो 1 साल के लिए उस जमीन के मालिक को, एग्जाम्पल से मैं कह रहा हूँ कि वो उसको 40,000 दे देगा। हर क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का ठेका व्यवस्था या अलग तरीका होता है। कोई 50,000 में ठेके देता है, कोई 25,000 में भी दे सकता है, कोई लाख में भी देता है। डिपेंड करता है कौन सी फसल होती है, कितनी पैदावार होती है ज़मीन की, जो है ना वो फर्टिलिटी कितनी है, ज़मीन में ट्यूबवेल लगा रखा है क्या, फैसिलिटी क्या है, तो उस कई चीज़ों पर निर्भर करती है ये। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 40,000 रुपये ठेका। इसका मतलब कि जो बेसिकली किसान है ना उसने 40,000 रुपये ज़मीन के मालिक को दे दिए हैं। अब वो इसमें कुछ भी बोए, उसकी इच्छा है वो, और कितना ही उसको मुनाफा हो घाटा हो वो उसी का ही है। लेकिन होता क्या है कि कई बार फसल का नुकसान हो जाता है। फसल का नुकसान इन द सेंस कि मान लो अभी जैसे मान लो रबी की फसल है, रबी की फसल पे खतरा कब मंडराता है, जब तकरीबन फरवरी का महीना होता है, मार्च का महीना होता है। तब तुम देखते हो ना बारिश आती है और ओलावृष्टि भी होती है उस टाइम पे। लगभग कई बार हो जाता है ऐसा, जो पश्चिमी विक्षोभ है उसकी वजह से ओलावृष्टि होती है, तो गेहूं की फसल जो है ना खड़ी खड़ी सो जाती है। इन द सेंस कहिएगा गेहूं की बल्लियां हैं टूट जाती है, सरसों खराब हो जाती है, तो मतलब पूरे पकी हुई फसल खराब हो जाती है। उस केस में सरकार से मिलता है मुआवजा। अब वो मुआवजा किसको मिलेगा? मुआवजा मिलता है ज़मीन के मालिक को मिलता है। ज़मीन के मालिक को मुआवजा मिलता है। एक्चुअली जमीन के मालिक के तो डबल फायदा हो गया इसका मतलब। तो 40,000 रुपये उसको पहले ठेके के मिल गए, अब उसको मुआवजा भी एक्स्ट्रा मिल गया, जबकि वो जो नुकसान हुआ वो तो किसान के हुआ है। तो सरकार ने अब क्या किया है कि जो पट्टे पे जमीन लेगा, जैसे ठेका प्रथा पे लेगा, तो उनको ही ये मुआवजा दिया जाएगा, ना कि जमीन के मालिक को दिया जाएगा। और इसके अलावा ये इसके पट्टे पर जमीन के पर जो ना वो लोन भी ले सकेंगे। अगर लोन लेना चाहें तो लोन भी, ठेका ले लिया भाई 1 साल के अंदर अंदर चुकता करना है, तो उतने दिन के लिए तो उसी की होगी जमीन। वो तहसीलदार के समक्ष होगा जमीन मालिक और पट्टेदार का लिखित समझौता। अब क्या होता है कि ज़्यादातर ज़मीन जो है ऐसे ही दे दी जाती है। ये कोई भी मतलब ऐसे लिख के नहीं देते, लिखा पढ़ी नहीं करते हैं। तो अब ये लिखित पूरा ब्यौरा होगा। और हरियाणा में नया कृषि भूमि पट्टा कानून लागू कर दिया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी ने इस पे जो है ना साइन कर दिए हैं फाइनली। सो ये आपको बात समझानी थी। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल क्या रहेगा? हरियाणा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में महिलाओं के लिए कितने परसेंटेज आरक्षण रहेगा? तो महिलाओं के लिए इसके अंदर 33% यानी कि 1/3 आरक्षण होगा महिलाओं के लिए इसके अंदर। 2 चरणों के अंदर जो है ना निकाय चुनाव होने वाले हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आयुक्त एवं सचिव विकास गुप्ता ने आरक्षित वार्डों की सूची है वो जारी की है। 1/3 वार्डों में महिला प्रतिनिधि होगी। निकाय चुनाव 2 चरणों में करवाए जाएंगे, जिसमें पहला चरण गुरुग्राम, मानेसर और फरीदाबाद नगर निगम के चुनाव होंगे इसके अंदर। और हरियाणा के नगर निगम में पहली बार पिछड़ा वर्ग बी और बीसी बी इनकी भी चौधर देखने को मिलेगी। 8 नगर निगम में 11 वार्ड बीसी बी के लिए आरक्षित किए गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा के अंदर। और इन नगर निगम में कुल 212 वार्ड हैं, जिनमें से 74 वार्ड महिला, 28 वार्ड अनुसूचित जाति, 17 वार्ड जो है ना बीसीए इनके लिए रजिस्टर्ड किए गए हैं। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। हरियाणा में वीर बाल दिवस, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। वीर बाल दिवस हरियाणा में कौन से जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा? इसका राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में होगा। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की कुर्बानी की याद में ये दिन जो है ना वो सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको सबको ये पता होगा कि सिखों के टोटल 10 गुरु रहे हैं, जिनमें से सबसे पहले गुरुजी जो है ना उनका नाम है गुरु नानक देव जी, जिन्होंने सिख परंपरा कहिएगा आप लोग की शुरुआत की थी। गुरु के लंगर व्यवस्था को शुरुआत किया था। हालांकि गुरु के लंगर व्यवस्था को जो पॉपुलर किया था वो सिखों के दूसरे गुरु जी थे, गुरु अंगद देव जी। उन्होंने गुरुमुखी लिपि है इसको भी आगे बढ़ाया था।
सिखों के पांचवें गुरुजी जो हैं वो गुरु अर्जुन देव जी, उनको जो एक्चुअली जहांगीर जो है ना, उन्होंने अपने बेटे अमीर खुसरो की सहायता करने के चलते हुए फांसी की सज़ा दी थी। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उबलते तेल की कढ़ाई में डलवा दिया था, जैसे भी है, लेकिन मौत की सज़ा तो दी ही थी। और सिखों के 9वें गुरु जो है उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। उनको औरंगजेब ने इस्लाम न स्वीकार करने के चलते हुए एक्चुअली शीश कलम किया था, गर्दन हटा दी थी। और आज भी दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है। आप दिल्ली चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से गेट नंबर 3 से निकलोगे ना, तो आप देखना आपको नज़र आएगा शीशगंज गुरुद्वारा नज़र आएगा। एक ऐसे एक साइड शीशगंज गुरुद्वारा, बीच में रोड आता है, और यहाँ पे एक साइड ना जिस जगह पे उनका जो ना शीश कलम किया था वहाँ पे वो बेसिकली शीशगंज वाली जगह है। और उधर सामने वाली साइड आपको लाल किला दिखेगा, इधर लाजपत नगर वगैरह मार्केट दिखेगी आपको। तो शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली में है ये। और सिखों के 10वें गुरु जो है वो है गुरु गोविंद सिंह जी। इन्होंने एक्चुअली खालसा पंथ की स्थापना की थी। 5 क, केस, कंगा, कड़ा, कच्छा, कृपाण, ये 5 जो क है सिखों के लिए, खालसा पंथ इन्होंने ही सब स्टार्ट किया था। और व्यक्तिगत रूप से सिख गुरु जी आगे अब नहीं होंगे, सब गुरुओं को समाहित कर दिया गुरु ग्रंथ साहिब में। इसके बाद में बंदा सिंह बहादुर थे, उनको फर्रुखशेर ने फिर फांसी की सज़ा सुना दी थी। फिर सिख धर्म जो ना अलग अलग मतलब भागों में बंट गया था, दलों में बंट गया था। एक्चुअली उन दलों को मिसल कहा करते थे। ऐसे सुकर चकिया मिसल थी, एक रामगढ़िया मिसल थी, आलू वालिया मिसल थी। उनमें से एक सुकर चकिया मिसल थोड़ी आगे बढ़ी थी, जिसमें महाराजा रणजीत सिंह आए थे, जिनको कोहिनूर का हीरा भी दिया था उन्होंने, साहस सुजा ने दिया था। और उनकी एक्चुअली धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। उसके बाद इनका बेटा आया था, दिलीप सिंह आया था, महारानी जिंद कौर ने उनकी बेसिक लालन पालन किया था। फिर उसके बाद सिख धर्म रुक सा गया था, क्योंकि आंग्ल सिख युद्ध हुए थे। उसके बाद अंग्रेज ने वो इलाका पूरा ले लिया, और उसके बाद में जो हमारे ये दिलीप सिंह थे वो चले गए थे बाहर चले गए थे, मतलब उनको ब्रिटेन भेज दिया था पेंशन देके। उन्होंने फिर ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, सिख धर्म को छोड़ ही दिया था। खैर, और कुरुक्षेत्र के अंदर होगा ये कार्यक्रम, होगा गुरुद्वारा छठी पातशाही है ना, वहाँ पे कार्यक्रम होगा ये। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी है ना, उनके साहिबजादों की कुर्बानी के चलते हुए। इनमें से किसे उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में एक नया उपमंडल बनने वाला है, और ये बनेगा पुंडरी का। कैथल के अंदर पड़ता है पुंडरी, और पुंडरी को जो ना नया उपमंडल का दर्जा दिया जाएगा। पुंडरी को उपमंडल का दर्जा मिलेगा। पुंडरी हल्के में स्कूलों का नवीनीकरण होगा। मंडी बोर्ड तथा लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत भी करवाई जाएगी। सांच गांव में जो राजकीय हाई स्कूल है उसको सीनियर सेकेंडरी स्कूल है उसमें अपग्रेड किया जाएगा। और पुंडरी के विकास कार्यों के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि देने की बात कही गई है। कैथल में पड़ता है पुंडरी। और शिक्षा और स्वास्थ्य परियोजना, पुराने स्कूल वगैरह, इन सब के लिए जो ना पैसे आवंटित किए गए हैं। फतेहपुर, इसके अलावा बदनारा गांव है, उसमें स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण भी किया जाएगा। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों के लिए भी 5 करोड़ दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग जो PWD है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की सड़कें हैं, उनके मरम्मत के लिए भी 10 करोड़ रुपए जो है ना दिए गए हैं। तो ये सब कुछ अभी नए प्रस्ताव किए गए हैं। के साथ साथ पुंडरी में सेगा तक सड़क निर्माण का उद्घाटन भी हुआ है। नीलोखेड़ी और कारसा ढांड जो सड़क है उसको भी ठीक करने का उद्घाटन किया गया था। बाकी और सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया 15 करोड़ की टोटल परियोजनाओं के साथ। हरियाणा में वैसे जो है ना नया प्रशासनिक ढांचा अब तक का जनवरी 2024 का लेटेस्ट अपडेट है अब तक का आया हुआ, जिसमें 6 मंडल है। और या इकोनॉमिक सर्वे का एक डेटा है। 22 जिले हैं और 80 उपमंडल है अभी तक के लिए। क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ये वाले। तहसीलें 94 है हरियाणा में, और इसके अलावा उप तहसीलें कितनी हरियाणा में? उप तहसीलें 49 है, याद रखिएगा आप लोग। और इसके अलावा जो ब्लॉक है वो 143 है इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार। हालांकि ये 140 भी है आपके, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के आप मान सकते हो 140 भी लिखा मिल सकता है आपको कई कई जगह पे। कस्बे 154 है और गांव 6841 है, ठीक है। और जनसंख्या 25351 है, ये याद रखिएगा आप लोग। भारत की स्थिति अलग है लेकिन इसमें इतनी है, पूरे हरियाणा की 25351 है। और अगला जो सवाल है, हिमाचल प्रदेश के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में वर्षा की कमी के कारण यमुनानगर का जल स्तर काफी कम पड़ गया है। इसका हाल ही में किन राज्यों में जलापूर्ति में भारी कमी आई है? तो हरियाणा और यूपी, इन 2 राज्यों में जलापूर्ति में भारी कमी आई है, जिससे सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत परियोजना है, इन तीनों पे इफेक्ट पड़ रहा है।
पश्चिमी यमुना नहर जो है ना, इसके जल की मांग 9000 क्यूसेक है, लेकिन अभी केवल यहाँ पे 1756 क्यूसेक ही पानी छोड़ा गया है इसमें। ये नहर दिल्ली को पेयजल देती है और दक्षिण हरियाणा में फसलों की सिंचाई भी करवाती है ये। और इसमें पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी है फिलहाल के लिए, आप खुद सोच सकते हो कितना लेवल डिफरेंस है। पूर्वी यमुना नहर है और इसमें बेसिकली जो ना ये यूपी को पानी देती है। 1500 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है, लेकिन केवल 182 क्यूसेक पानी ही इसमें आ रहा है। इससे बहुत पानी कम हो गया है यहाँ का। इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ रहा है, जैसे नैनो वाली है, बूंद कला है, बेगमपुर है, दादूपुर है, इन गाँव में जो जल विद्युत परियोजना है ना, वहाँ पे पानी से बिजली बनाते वो भी नहीं हो पा रहा है अभी। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है हिमालय के गढ़वाल से, गढ़वाल जिले से, मतलब उत्तराखंड का गढ़वाल है हिमालय पर्वतमाला में, बंदरपूंछ से 6387 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। पहले 6330 मीटर था, लेकिन ग्लेशियर कभी ऊंचे नीचे होते रहते हैं। और ये उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में मतलब बेसिकली जलापूर्ति करती है। और के साथ यूपी के अंदर जो है ना फिर ये गंगा में मिल जाती है। और गंगा में मिलती है ये, सबसे लंबी नदी है, प्रयागराज में जाके मिलती है ये। उत्तराखंड में इसमें लखवार व्यासी बांध भी है। ताजेवाला बांध हरियाणा के अंदर है। इसकी चंबल, सिंध, बेतवा, केन ये महत्वपूर्ण नदियां हैं। और सबसे बड़ा इसका जलोढ़ मैदानों का एक हिस्सा है, ये याद रखना आप लोग। हरियाणा की तो सबसे इंपॉर्टेंट बारहमासी नदी है। हरियाणा और यूपी की तो बाउंड्री भी बनाती है बल्कि ये, ठीक है। हरियाणा और यूपी की तो बाउंड्री बनाती है 320 किलोमीटर की लगभग। ये 6 जिलों से होके ये निकलती है, जिसमें से यमुनानगर है, और ये करनाल है, पानीपत है, सोनीपत है, फरीदाबाद है, और के साथ साथ पलवल के हसनपुर से निकल के तो यूपी के अलीगढ़ में एंट्री कर जाती है ये। चलिए, इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है। आपके लिए सवाल है कि हाल ही में डीबीटी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, और ब्रिक डिपार्टमेंट, जिसको कहते हो आप लोग बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, ये नया बना है अभी 2023 में, तो इन दोनों ने मिल के ये बेसिकली एक माइक्रोबायल पोटेंशियल को प्रदर्शित करने के लिए एक नई पहल की शुरुआत की है। तो इसका नाम क्या है? आप मुझे पूरा समझाना है इसके बारे में। मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा इस क्वेश्चन को, लेकिन आप आज एक्सप्लेन करना है इसको, ठीक है। चलो सर, थैंक यू सो मच। राधे राधे, अपना ख्याल रखना आप लोग।